आज बात करते हैं इतिहास के सबसे शानदार और ताकतवर साम्राज्यों में से एक की, दक्षिण एशिया के मुगल साम्राज्य की। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। 1750 के आसपास पूरी दुनिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था ना, उसका एक चौथाई यानी 25% अकेले मुगल भारत से आता था। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत बनी कैसे? देखिए, इसकी कहानी पैसे की नहीं बल्कि जीत की है। और इस जीत के पीछे थी एक नई और बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी। ये बात है 1526 की। तैमूर और चंगेज खां का वंशज बाबर सेंट्रल एशिया से अपनी फौज लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और उसके पास एक ऐसी चीज थी जो यहां किसी के पास नहीं थी। और वो चीज थी बारूद। इसी मिलिट्री पावर की वजह से इतिहासकार मुगलों को महान गन पाउडर एम्पायर्स में से एक कहते हैं। मतलब एक ऐसा राज जो बारूद के दम पर बना और बारूद के दम पर ही चला। लेकिन ये सिर्फ एक जंग लड़ने वाला राज नहीं था। बहुत जल्द ये कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट का एक बड़ा सेंटर बन गया और एक के बाद एक महान बादशाहों के दौर में अपनी बुलंदी पर पहुंचा। खास तौर पे बाबर के पोते अकबर ने इस साम्राज्य की नींव को असल में मजबूत किया। और ये सिर्फ जंग से नहीं हुआ, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस और धार्मिक सहनशीलता की पॉलिसी से हुआ। वो तो अलग अलग धर्मों के गुरुओं के साथ बैठकें भी किया करते थे। इसी स्थिरता का नतीजा था एक गोल्डन एज, एक ऐसा दौर जिसने हमें आर्ट और आर्किटेक्चर की एक से एक शानदार विरासत दी, खासकर शाहजहां के दौर में जिन्होंने ताजमहल बनवाया। तो अब सवाल उठता है कि इस कमाल के कल्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कहां से आ रहा था? जवाब है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और जबरदस्त प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक सिस्टम से। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। भले ही इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो इतना बड़ा था कि 200 साल बाद ब्रिटिश इंडिया में भी इतना बड़ा नहीं था। तो इसकी चाबी क्या थी? असल में सम्राट अकबर ने एग्रीकल्चर टैक्स का एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। किसानों को अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा टैक्स में देना होता था और ये टैक्स कैश में यानी चांदी के सिक्कों में लिया जाता था। इसी एक कदम ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक सिंगल मार्केट इकोनॉमी की तरफ धकेल दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी का अंत होता है और सबसे अमीर साम्राज्य भी बिखर जाते हैं। मजे की बात यह है कि मुगलों का पतन तब शुरू हुआ जब वो अपने साइज में सबसे बड़े थे। ये हुआ सम्राट औरंगजेब के दौर में। डेक्कन में सालों तक चली महंगी लड़ाइयों ने सल्तनत का खजाना लगभग खाली कर दिया था। इससे औरंगजेब का ध्यान भी अपने साम्राज्य के दिल से यानी नॉर्थ इंडिया से हट गया। और 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो ये गिरावट और भी तेज हो गई। इसके पीछे कई वजह थी। एक तो साम्राज्य जरूरत से ज्यादा फैल चुका था, फिर आने वाले बादशाह कमजोर थे और साथ ही नए ताकतवर दुश्मन भी उभर रहे थे। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला एक तरह से आखिरी कील साबित हुआ। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा और मुगलों की बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी। इसके बाद तो साम्राज्य बस नाम का रह गया था और फाइनली 1857 में अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। तो भले ही ये साम्राज्य खत्म हो गया हो, लेकिन इसका असर आज भी साउथ एशिया के कल्चरल डीएनए में दिखता है और इसीलिए इसकी कहानी आज भी बहुत मायने रखती है। और ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, एक भाषा का जन्म। सोचिए, दरबार की भाषा थी फारसी और आम लोगों की भाषा थी पुरानी हिंदी। जब ये दोनों मिली तो एक नई भाषा बनी, हिंदुस्तानी। यही हिंदुस्तानी आज की हिंदी और उर्दू की बुनियाद है, जिसे आज करोड़ों लोग बोलते हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे कपड़ों तक, शानदार इमारतों से लेकर हमारी जुबान तक, मुगल विरासत हर जगह मौजूद है। ये 300 साल के शासन की एक जिंदा निशानी है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये नहीं है कि एक साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, बल्कि ये है कि कैसे उसकी जीत, उसके कल्चर और उसके पतन की कहानी आज भी हमारी दुनिया को, हमारी पहचान को लगातार प्रभावित कर रही है।